पूर्वी चंपारण में एक बहुत बड़े सिंगर के घर पे हैं कि सारा भाइयों के भाई होई हम सब कर सेवा करब हरदम बने खातिर और नेता आइल बा रौनी सबके चहेता आइल बा। बहुत अच्छा कैरियर आपका गायकी में चल रहा है, लेकिन एकदम से अचानक से आप पॉलिटिक्स में कैसे आ रहे हैं? लोग आते हैं जब टिकट मिल जाता है तब। हमें टिकट लेना है तो लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन तब आकर के लेंगे। मुकेश सहनी जी आपको छोटे भाई की तरह मानते हैं? एकदम मानते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको ही ऐसा क्यों मान रहे हैं? हमने ऑन कैमरा आकर के बोल दिया भाई हम इस तरह के गाने नहीं गाएंगे, नहीं गाते हैं। अभी पहले केसरिया जिला परिषदीय क्षेत्र के लिए हम फ्री में गाते थे, अब केसरिया विधानसभा के लिए हमने कह दिया है कि आपको हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े आपका भाई तैयार है, आपके दरवाजे पे आकर के गाना है तो गाएगा भाई। व्यक्तिगत तो यही है। आंगनबाड़ी केंद्र है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग भाई उसका खिचड़िया तो खाते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। केसरिया विधानसभा का चुनाव केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे होता है और उसका कुछ विकास नहीं होता है भाई। आपको लगता है कि जनता को सिर्फ जो उम्मीदवार के वादे होते हैं उस पे ही वोट देना चाहिए या उम्मीदवार के ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट देना चाहिए जनता को? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत, मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम पूर्वी चंपारण में हैं और पूर्वी चंपारण में एक बहुत बड़े सिंगर के घर पे हैं। आप देख रहे होंगे बगल में बैठे सिंगर है जिनका नाम विनोद बिदर्दी है। इनका गाना बहुत फेमस हुआ करता है और करोड़ों लोग इनको देखते हैं। मैं आपको बता दूं इनके कुछ ऐसे गाने हैं जिन्होंने ये गाए हैं, जैसे कि दोसर लेके फरार हो गई, ढोडी पर चटनी मलैया और 1.5 लाख के साड़ी, ऐसे गाने शामिल है और इन पे करोड़ों व्यूज़ गए हैं। अभी के वक्त में केसरिया विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं और इनका दावा है कि इनको विकासशील इंसान पार्टी से टिकट मिलेगा। आप सीधा एकदम गायकी के लाइन से सीधा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है और हम सीधे इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप कैसे हैं पहले ये बताइए? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब आप बहुत फेमस सिंगर है, आप मतलब आपको पूरा बिहार पूरा इंडिया जानती है, आपके गाने सभी जगह चलते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप ऑलरेडी फेमस है। बहुत अच्छा कैरियर आपका गायकी में चल रहा है, लेकिन एकदम से अचानक से आप पॉलिटिक्स में कैसे आ रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया की बात है। एक आपदा आया, लॉकडाउन, और हम कलाकारों के लिए समझिए कि सबसे मैंने एक काल का दौर आया, एकदम से लॉक कर दिया, सबको लॉक कर दिया और वहाँ से समझिए कि रूट चेंज हो गया। अच्छा। हम लोग एक तरह से घर में बंद हो गए थे। हम लोग का काम था भीड़ इकट्ठा करना और सरकार का आदेश था भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। इसको लेकर के समझिए कि एक तरह से हम लोग का रोजगार है, ये रोजगार ही बंद हो गया। फिर वहाँ से हमारे एक सर हैं, उनका सुझाव मिला हमको कि अब चुनाव लड़ जाइए, अब की लोकप्रियता इतनी है, बैठे हैं लगे हैं, पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, इसमें लड़ जाइए। हमने चुनाव लड़ा भी और जीता, वो भी ऐतिहासिक जीत। पूरे ज़िले में समझिए कि दूसरे नंबर स्थान वोट ला करके हमने जीत प्राप्त किया, जबकि राजनीति का उस टाइम कुछ जानकारी नहीं था। तो हमने मेहनत किया, एक साथ 3 चुनाव लड़े हम लोग, जीते भी। अभी प्रेजेंट टाइम हमारी भाभी मुखिया है, यहाँ के प्रेजेंट मुखिया हैं और हमारी वाइफ यहाँ से ज़िला पार्षद हैं, क्योंकि दोनों सीट महिला सीट था। तो वहाँ से जब हम जीते और जब जिला पार्षद के पद पे आए तो मैं जिला पार्षद केसरिया का हूँ, लेकिन जानता तो मुझे पूरी बिहार है, इंडिया जानता है, जहाँ तक भोजपुरी सुनी जाती है। और जिनको जिनको लगता है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी है, कहीं कोनो समस्या में फंस जाते हैं, तो वो क्षेत्र के नहीं होकर के दूसरे क्षेत्र के लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि यहाँ हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब जिला से बाहर के जो लोग हैं वो जिले में परेशानी में फंस जाते हैं तो फ़ोन कर देते हैं, और जो लोग इस प्रखंड से बाहर के हैं उनको लगता है कि हम इनको फ़ोन करेंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसको लेकर के मेरे पास काफ़ी फ़ोन, काफ़ी लोगों का समझिए कि एक मदद के रूप में फ़ोन आता है। लोगों को आशाएं रहती है कि हमसे सहयोग भी होगा। हमने देखा कि हम जिस पद पे हैं उस पद पे रह करके सबका समाधान नहीं हो पा रहा है। जिला पार्षद का अगर किसी भी तरह का पैरवी अगर जाता है तो उसके ऊपर वाले लोग फ़ोन कर देते हैं तो उसका कोनो वैल्यू नहीं रहता है भाई। हम किसी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और पता लगता है कि ऑर्डर फॉलो करवाने वाले लोग उसको मिटा देते हैं। तो इसको देख करके लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसको देख करके मुझे लगा कि अब सबसे पहले तो हम लोग के लोग बोलते नहीं हैं। तो बोलते नहीं हैं तो भाई बोलने वाला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम यही सब चीज़ देख करके देखे कि भाई गरीबों का कोई सुनता नहीं है। थाने में जाइए तो गरीबों के साथ किस तरह से मान सम्मान किया जाता है। हर एक वर्ग के लोग जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन सब के साथ इसी तरह का मैंने समझिए कि समस्या है। इसको देखते हुए हमें लगा कि भाई हमको राजनीतिक में आना चाहिए क्योंकि हम इनके हक अधिकार के लिए बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, इनके हक अधिकार इनको दिला सकते हैं। तब जाकर के हमारे दिमाग में आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा पोस्ट बड़ा होगा तो लोगों का जो समस्या है उसका समाधान तुरंत हम करेंगे। और उसके लिए आपने केसरिया विधानसभा को चुना, मतलब अपने क्षेत्र को चुना। केसरिया विधानसभा इसी विधानसभा से हम जिला पार्षद हैं और इसी विधानसभा के हम हैं। इसी विधानसभा से हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड, हमारे भैया 2011 से 16 तक मुखिया थे, अभी फीमेल सीट हो गया तो अभी भाभी हैं। उसके बाद में हमारे बाबूजी भी आरजेडी के नेता हुआ करते थे पहले। तो इससे हम जुड़े हुए लोग थे लेकिन हम देखे कि भाई हम लोग सीमित नहीं हैं, असीमित हैं। संख्या भी हम लोग की काफ़ी है लेकिन हम लोग लड़ नहीं पाते, हम लोग के लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं। इन्हीं सबों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अब की बार केसरिया विधानसभा को हम लड़ेंगे। चलिए, तो जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो मुद्दा है कि लोगों का आवाज़ बनकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको ये इस पद पर रहते हुए, जिला पार्षद के पद पर रहते हुए ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए और भी ऊपर इन्होंने तैयारी बना रखी है और लोगों की सहायता करना चाहते हैं। चुनाव में उतर ही गए हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र के किसी समस्या के बारे में जानते हैं। तो आप बताइए कि केसरिया विधानसभा के ऐसे बड़ा समस्या जिसे आप सुलझा सकते चुनाव जीतने के बाद में, या उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, केसरिया विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है कि छोटे कार्यालयों से लेकर के बड़े कार्यालयों तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सब लोग पैसों की बात करते हैं। छोटे बड़े कामों के लिए पैसा है तो भाई काम होगा, नहीं है तो चक्कर लगाते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। तो पहली प्राथमिकता हमारी होगी, अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ से नेतृत्व करने का, तो केसरिया में जो परचम पे भ्रष्टाचार अभी मैंने समझिए कि चल रहा है, छाया हुआ है, उस पे अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता होगी। आज देख लीजिए, थानों में लोगों को छोटे छोटे समस्याओं में उलझा दिया जाता है। बड़ा बाबू जो थाना प्रभारी होते हैं उनके पास समस्या जाने से पहले दलाल 36 को लगा हुआ रहता है। भाई ये करिए तो हम ये कर देंगे, वो करिए तो वो करिएंगे। भले बड़ा बाबू डिमांड किए कि नहीं किए, तब तक ले दलाल लोग 36 को मिल करके उनसे डिमांड करके भाई पैसों का समझिए कि बंडल बनवा दे रहे हैं। अच्छा, तो इन सब समस्याओं पे अंकुश लग जाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या यह है केसरिया विधानसभा की कि यहाँ बार बार केसरिया विधानसभा का चुनाव केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे होता है और उसका कुछ विकास नहीं होता है भाई। अच्छा। केसरिया का बौद्ध स्तूप जो विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल है, यह दिन प्रतिदिन खंडहर होते जा रहा है। तो यह समस्या का समाधान होगा। उसके बाद में उससे भी बड़ी समस्या यह है कि केसरिया में केसरिया के लोग से ज़्यादा केसरिया के बाहर के लोग आकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।
और अभी भी माननीय हमारी जो विधायिका हैं वो भी केसरिया के हैं नहीं, लेकिन तरह तरह की लोग आकर के यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और वो अपने नजर नहीं आते हैं। हाँ, वो अपने घर जा कर के बैठ जाते हैं। लोगों का समस्या रहता है कि 5 साल जीतने के बाद में कोई दिखाई इस नहीं पे हम देता। आएंगे। आप ये बताइए कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की रणनीति क्या है? अगर आप जीतते हैं तो अभी का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसा चल रहा है आपके केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, और आपके जीतने के बाद में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, शिक्षा, तो शिक्षा की स्तर इतनी गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। आंगनबाड़ी केंद्र है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग भाई उसका खिचड़िया तो खाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। जो लोग चलाते हैं वही खा जाते हैं। चॉकलेट आते हैं बच्चों के लिए, माने उन लोगों के लिए पोषाहार आते हैं, लेकिन बच्चे भाई आंगनबाड़ी केंद्र में हैं कहाँ? आप लाते कहाँ हो? आप पढ़ाते कहाँ हो? ये समस्या होगी। तो ये तो शिक्षा हो गया। रोजगार, अब रोजगार की व्यवस्था जब तक अब बड़े पैमाने पे कोनो कंपनी वगैरह नहीं लगता है तो रोजगार तो उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जितना ही होगा, विधायक का जितना स्तर होगा उससे ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि रोजगार का भी व्यवस्था कराएं। और रही स्वास्थ्य, तो हमारे केसरिया में स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल है। वहाँ जाइए तो वहाँ भी छोटे से लेकर के बड़े लोग छोटे छोटे समस्याओं में पैसा उगाही में लगे हुए हैं। पैसा दो भाई, आपके यहाँ तो बस जाएगा, लोग हो गया बस भाई। छोटा सा भी कोई मैटर रहता है तुरंत इसको लिख करके भेजेगा, चले जाइए मोतिहारी। अब जाइए ना यहाँ से, अगर थोड़ा सा गंभीर समस्या है तो उसके लिए 2000 रुपये का गाड़ी भाड़ा करना पड़ेगा जाने के लिए। 2000 रुपये खर्चा कर करके वहाँ जाएगा तो लोग सोचता है लोग कि काहे नहीं हम 2000 उधर जाएंगे खर्च करने, तो भाई प्राइवेटे में करा लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं मैंने स्वास्थ्य के प्रति तो समझिए कि हमारा केसरिया विधानसभा मैंने पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा, बहुत। अस्पताल में दवा आता है, पता नहीं क्या करते हैं लोग। अस्पताल में डॉक्टर हैं लेकिन समय नहीं देंगे। अस्पताल में नर्स लोग हैं भाई, ले करके जाते हैं लोग प्राइवेट में, जा कर के उन लोग का इलाज करवाना पड़ता है। महिलाएं जो बच्चे डिलीवरी इशू के समय में ये लोग ले करके जाते हैं लोग, वो लोग का सेटिंग रहता है भाई पहले ही से ले जा करके इस डॉक्टर के पास में जमा करा देना है। यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि सुविधा ही नहीं है भाई। सुविधा है, उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। अब बच्चे तो हैं, टीचर ही नहीं है, और टीचर है तो भाई लापरवाह टीचर है। तो फिर ये सब चीज़ें क्या आपके आने के मेरे आने के बाद में इस तरह का कोनो समस्या नहीं रहेगा, ये हमारी फुली गारंटी रहेगी। क्योंकि ये 3 चीज़ों पे, और 3 चीज़ नहीं, एक चीज़ और, भ्रष्टाचार, ये 4 चीज़ों पे हम इस तरह से अंकुश लगा देंगे और इस तरह से हम इसमें काम करेंगे कि एक बार मौका मिलेगा विधायक बनने का, लोग कहेंगे कि अब ये विधायक नहीं रहा, ये मेरा बेटा रहा, ये मेरा भाई रहा। इस तरह से हम लोग माहौल पूरा बना देंगे। इतना ज़्यादा काम करने का मैंने समझिए कि अंदर से ही है। जिला पार्षद पद पे जीते हैं, जिला पार्षद पद पे जीतते हुए इतना काम करवाए हैं जो आज तक एक ऐतिहासिक रहा है। इतना किसी ने नहीं कराया है जिला पार्षद योजनाओं का क्रियान्वयन। आपको लगता है कि जनता को सिर्फ जो उम्मीदवार के वादे होते हैं उस पे ही वोट देना चाहिए, या उम्मीदवार के ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट देना चाहिए जनता को? एकदम वादों पे नहीं वोट करना चाहिए। वादे तो सिर्फ किए जाते हैं, निभाया कहाँ जाता है। जो उम्मीदवार आपके बीच का हो, जो आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख में शामिल हो, आपकी बातों को सुने, आपको बराबरी का सम्मान दे, ठीक है, वैसे ही उम्मीदवार को चुनिए, चाहे जो भी हो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे काबिलियत हमारे में ही हैं, लेकिन जो भी हो, आपके केसरिया का हो, आपके दुख सुख के सुनने वाले हों, आपके दुख सुख में शामिल होने वाले हों, आपका मान सम्मान समझिए कि अपने परिवार की तरह दें, वैसे लोगों को चुन करके लाइए।
तो केसरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे विधायक जी जीत तो जाते हैं लेकिन नज़र ही नहीं आते हैं 5 साल, वो गायब हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, पहले तो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से केसरिया विधानसभा जितना पूरब के तरफ हमें है उतना ही पश्चिम के तरफ में है। और हमारी जो विधायक जी हैं उनका घर यहाँ से पूरब के तरफ में तो है, लेकिन जहाँ से विधानसभा शुरुआत होता है जिस पंचायत से उस पंचायत से हैं, और वहाँ से और हमारे विधानसभा का जहाँ अंत है वहाँ की दूरी कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। अब बताइए कि किसी को ज़रूरत पड़ेगा और फिर वहाँ जाएगा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, आप विधायक जी नहीं रहेंगी क्योंकि यहाँ तो उनका घर है नहीं। विधायक जी तो रहेंगी वो अपने घर। कोई भी काम करने जाता है बाहर तो काम करके कमा करके तो वो अपने घर आता है, तो वो भी जब विधानसभा से फ्री होती होंगी चाहे किसी काम से फ्री होती होंगी तो अपने घर जाती होंगी। तो अपने घर गई तो कहाँ गई भाई? वैशाली। तो वैशाली जाएगा कौन खोजने? अगर वो केसरिया के रहती चाहे केसरिया के लोग रहेंगे तभी ना केसरिया के लोगों के दुख दर्द को समझेंगे। तो हमारा घर विधानसभा के बीचों बीच में है, यहाँ से दोनों तरफ विधानसभा बराबर बराबर है। और मैं यहाँ का लोकल हूँ और लोगों से आग्रह हम यही करेंगे कि अपने लोकल को पसंद कीजिए। हमारा कैंपेनिंग उस तरह से हो रहा है, अभी तक किसी ने केसरिया विधानसभा में इस तरह का तैयारी नहीं किया है। लोग आते हैं जब टिकट मिल जाता है तब। हमें टिकट लेना है तो लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके उस काबिल बनेंगे, ठीक है, लेकिन तब आकर के लेंगे। मुकेश सहनी जी आपको छोटे भाई की तरह मानते हैं? एकदम मानते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको ही ऐसा क्यों मान रहे हैं? देखिए हमारे जो नेता हैं उस सबका सम्मान करते हैं और छोटे भाई की तरह इसलिए मानते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ उनका आदेश होता है, जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं उनका आदेश होता है, वहाँ हम काम करते हैं और हर हमेशा हम एक्टिव पर्सन हैं। और एक्टिव पर्सन जब उनके हर एक कामों में सक्रियता दिखाएगा तो लाजमी है कि उनको मानना ही पड़ेगा। और उनके छोटे भाई हम है नहीं हैं तो मानेंगे कहीं नहीं भाई। आप भोजपुरी संगीत जगत के एक मशहूर और प्रखर गायक हैं। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ 2 शब्द गा के बता दीजिए। हमने तो बहुत सारे गाने गाए हैं केसरिया के लोगों के लिए। गाना गाए हैं कुछ हम नया गा दीजिए। कि भोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि भोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि सारा भाइयों के भाई होई हम आ सब कर सेवा करब हरदम। हा बने खातिर राउर नेता आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। कि भोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। आप गाना जितना शिद्दत से गाते हैं, क्या नेता बनने के बाद में शिद्दत से इतना ही काम करेंगे? देखिए अभी भी जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, हमारी वाइफ जिला पार्षद हैं, तो वाइफ तो क्षेत्र में जाती नहीं है, जाते तो हम ही हैं। लोगों का समस्या था कि कोई आता नहीं है क्षेत्र में। हम तो एक पंचायत में 50-50 बार चले गए हैं। जाते हैं भाई, जाते हैं तो किसी के दरवाजे पर आराधना हो रहा है, किसी के दरवाजे पर अष्टजाम पूजा हो रहा है, किसी के दरवाजे पर शादी है, किसी के दरवाजे पर रिसेप्शन है, और वहाँ माइक लोग थमा देता है कि आपको किसी तरह गाना ही है, तो गाते हैं। और इतना भी कह दिए हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें अपना प्यार आशीर्वाद दे करके जिता करके लाए। अभी पहले केसरिया जिला परिषदीय क्षेत्र के लिए हम फ्री में गाते थे, अब केसरिया विधानसभा के लिए हमने कह दिया है कि आपको हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े आपका भाई तैयार है, आपके दरवाजे पे आकर के गाना है तो गाएगा भाई। व्यक्तिगत तो यही है, सरकारी योजनाएं व्यक्तिगत होती नहीं है, वो तो सारे सार्वजनिक होती है। व्यक्तिगत तो विनोद बेदर्दी है ना भाई, हम पैसे लेकर के बाहर गाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके दरवाजे पे जाते हैं आपसे पैसे नहीं लेते हैं, तो कम से कम तो इतना हेल्प किए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप हज़ारों रुपया लाखों रुपया किसी कलाकार को बुलाने में खर्च करते हैं वो तो आपको देना नहीं पड़ता है, ये तो वो आपका भाई आता है आपके दरवाजे पे गाता है। आज आप भोजपुरी के इतने प्रखर गायक है, ये बताइए जो आजकल चल रहा है कि भोजपुरी में अश्लील गाने की बात कर लेते हैं, तो आजकल चल रहा है बैन करो, बहुत अश्लीलता फैल रही है, इस पे क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अभी हमारे ज़िले के एसपी साहब हैं माननीय
जो हमारे ज़िला के कप्तान हैं, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने एक मुहिम लेकर के आया है कि अश्लील मुक्त चंपारण। इससे पहले भी 2019-20 के आसपास में हमारे चंपारण के नौजवान साथियों ने लेकर के यह आया था कि अश्लील मुक्त चंपारण हो, तो वो एक आम आदमी का मुहिम था। आज प्रशासनिक मुहिम आ गया है और चंपारण के एसपी साहब चाहते हैं कि यहाँ पे 2 अर्थी गाने नहीं बजे। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यह चीज़ हमने 2019 से पहले ही छोड़ दिया। हमने ऑन कैमरा आकर के बोल दिया भाई हम इस तरह के गाने नहीं गाएंगे, नहीं गाते हैं। इसलिए आप मेरे गाने को बहुत कम सुनते हैं। गाते तो हम हैं, लेकिन हम भाई उस तरह के गाने गाते नहीं हैं कि आप। लेकिन जो अभी की इंडस्ट्री में आप तो नहीं, आप तो मतलब अब अपना ट्रैक का अपना लाइन चेंज कर चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी के वक्त में इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी अश्लीलता फैल रही है और लोग काफ़ी देखते हैं, क्या इसमें लोगों की गलती है या गाने वालों की गलती है? देखिए, अगर दुकान पे अगर एक दुकान पे सिर्फ आलू बिकेगा तो परवल रख करके तो दुकानदार घाटे का बिजनेस तो करेगा नहीं। क्या जो चीज़ का बिक्री होता है वही चीज़ ज़्यादा बिकता है, सामने सामने रखा जाता है भाई कि ये मेरे पास है, खरीदो 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 खरीदो। तो यही कारण है, अगर सुनने वाले लोग जो मेरे श्रोता हैं थोड़ा सा अंकुश लगा दें तो विश्वास है हमें कि गाने वाले लोग भी सुधर जाएंगे। क्योंकि जब गलत गाने आएंगे उसका बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो क्यों गाएंगे लोग? वो लोग नहीं गाएंगे। अभी के वक्त में युवा ज़्यादातर पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, आप भी एक युवा है, क्या आपके अनुसार से युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? और आपसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर भी होंगे, बोलेंगे कि नहीं जब विनोद भैया जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, तो इसके बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप आइए,